6 जनवरी 1978 की तारीख। ईरान में लोग अभी सुबह सुबह जागे ही थे। अखबार वाला अखबार फेंक कर गया। लोगों ने जिल्द खोली। सामने पन्ने पर जो खबर उन्हें दिखाई दी, जो खबर उन्होंने पढ़ी, वो पढ़ते ही कुछ ने अखबार फाड़ कर फेंक दिया तो कुछ ने अखबार उल्टे पांव जहां से आया था वहीं बाहर उठाकर फेंक दिया। और कई तो ऐसे थे जो अगला पिछला सोचे बिना सड़क पर उतर गए। इस एक सुबह के अखबार ने दुनिया के सबसे बड़ी क्रांति में से एक छेड़ दी थी। तख्ता पलट की नींव रख दी गई थी और नींव रख दी गई थी एक मुस्लिम राष्ट्र की भी। उस सुबह ईरान के अखबार में क्या छपा था? कौन थे जो सड़क पर उतरे और किसके लिए? दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामिक क्रांतियों में से एक कैसे छिड़ी और कैसे बना ईरान एक मुस्लिम राष्ट्र? तो अखबार का नाम था इत्तेलात। उन दिनों ईरान के सबसे बड़े अखबारों में से एक। जो स्टोरी इसमें छपी वो कह रही थी, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक ब्रिटिश एजेंट हैं, उपनिवेशवाद की सेवा कर रहे हैं। खुमैनी की ईरानी पहचान पर भी सवाल हैं और उन पर अनैतिक जीवन जीने का आरोप है। 12 से 18 घंटे में बवाल भयंकर बढ़ चुका था। पुलिस ने शूट एट साइट का ऑर्डर दिया, देखते ही गोली मारो। कम से कम 20 लोग मारे गए। अखबारों पर सेंसरशिप भी लगा दी गई। तो साहब फिर से सवाल आता है कि जिस एक नाम के आने से इतना बवाल हुआ, वो अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी कौन थे? इस पूरे बवाल के बाद क्या हुआ और क्या है ईरान की इस्लामिक क्रांति की पूरी कहानी? तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते और स्वागत। आज की तारीख में बात ईरान के मुस्लिम राष्ट्र बनने की। Brought to you by Higher and Sharda University. फारस आज का ईरान और अतीत के पर्शियन साम्राज्य का इलाका। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन पर्शिया को अपना प्रोटेक्टोरेट यानी संरक्षित राज्य बनाना चाहता था, लेकिन बात बनी नहीं। वजह पर्शिया सेना के तमाम धुरंधर लड़ाके। इन्हीं में से एक था रेजा शाह, जिसने धीरे धीरे सेना के भीतर अपने कद में इजाफा किया था। अहम जिम्मेदारियां भी रेजा शाह को हासिल हुई। रेजा का पहचानों पर बड़ा जोर रहता था। अपनी ईरानी पहचान को पुख्ता करने का एक जुनून था रेजा के सिर पर, और इसलिए उसने अतीत की भाषा पहलवी को अपने नाम के साथ जोड़ा। 1925 में शाह पहलवी की उपाधि ली और यहां से नींव रखी गई पहलवी राजशाही की। रेजा शाह पहलवी ने 1941 तक यानी करीब 16 साल पर्शिया पर राज किया। राज खत्म होते होते पर्शिया बदल चुका था। सबसे बड़ा बदलाव 1935 में हुआ। पर्शिया ईरान बना। दरअसल पर्शिया के लोग पहले इस इलाके को ईरान ही बुलाते थे। रेजा शाह ने बरसों बाद यह नाम जिंदा किया था। रेजा की कोशिश ईरान को एक सेंट्रलाइज्ड, वेस्टर्न, सेकुलर और प्रो विमेन इमेज देने की थी। उदाहरण के लिए 1936 में रेजा शाह का बुर्के और हिजाब पर लगाया गया बैन। रेजा के बाद उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी ईरान के शाह बने। बाप बेटे ने मिलाकर करीब 53 साल तक ईरान पर शासन किया। इसमें 1925 से 1953 तक एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में काम किया गया, यानी स्टेट हेड के तौर पर एक प्रधानमंत्री और एक सुप्रीम कमांड। सुप्रीम कमांड का पद रेजा अमूमन अपने हाथ में ही रखते थे। 1953 में ईरान में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अगवा बने मोहम्मद रजा पहलवी। फिर 1960 में श्वेत क्रांति, जमीन के कानून बदले, शिक्षा स्वास्थ्य सुधार लागू हुए। महिलाओं के अधिकारों में भी इस दौरान वृद्धि हुई। इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे सुधार हुए, लेकिन इसने आर्थिक असमानता को घटाने की बजाय उल्टा बढ़ा दिया। अमीर और अमीर होने लगे, गरीब और गरीब होने लगे। कुछ वर्गों में इसको लेकर असंतोष जन्मा। श्वेत क्रांति से हुए आधुनिकीकरण ने सामाजिक विस्थापन पैदा किया। बेरोजगारी और महंगाई इसके बाय प्रोडक्ट बनकर सामने आए। तो जब जनता के बीच असंतोष पनपा तो इतिहास में जैसा होता आया है वैसा ही हुआ। एक नए नायक का उदय, अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुमैनी का भारत से भी नाता रहा है। इनके दादा सैयद अहमद मुसवी हिंदी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ताल्लुक रखते थे। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University. अहमद हिंदी इमाम अली की दरगाह पर माथा टेकने इराक के नजफ गए थे। खुमैन शहर में रुके और फिर यहीं के होकर रह गए। वंशावली आगे चलकर अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी तक पहुंची।
जो उलेमा थे और जिनका 60-70 के दशक में कई मदरसों में अच्छा प्रभुत्व था। 1964 में सरकार के विरोध में बिगुल फूका था। खुमैनी इसमें आगे रहे थे। जनता के असंतोष के बीच खुमैनी ने जनता को शिया इस्लाम का हवाला दिया। उनको तमाम धर्म गुरुओं का भी इस दौरान साथ मिला। दूसरी तरफ मोहम्मद रेजा शाह के अमेरिका और इजराइल से इस दौरान संबंध अच्छे बन रहे थे। इजराइल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन का मानना था कि इजराइल की अरब देशों से बैर के चलते ईरान से दोस्ती बहुत क्रूशियल है। 26 अक्टूबर 1964 को खुमैनी ने शाह और अमेरिका दोनों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया। बड़ी निंदा की दोनों की। ईरान में तैनात अमेरिकी सैन्य कर्मियों को कुछ राजनयिक छूट यानी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई थी। इसके तहत ईरान में तैनाती के दौरान किसी आपराधिक आरोप का सामना कर रहे अमेरिकी सैनिकों पर ईरान की अदालत में नहीं बल्कि अमेरिकी कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा, ऐसा नियम बना। खुमैनी ने इसका विरोध किया। नवंबर 1964 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 6 महीने तक हिरासत में रखा गया। रिहाई के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री हसन अली मंसूर के सामने उन्हें पेश किया गया। उन्होंने खुमैनी से कहा, यानी प्रधानमंत्री ने खुमैनी से कहा, माफी मांगो। खुमैनी ने मना कर दिया। गुस्से में मंसूर ने उन्हें जोरदार तमाचा मार दिया। 2 महीने बाद मंसूर की संसद जाते समय अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। इसे खुमैनी के समर्थक गुट, जिसे सरकार उग्रवादी गुट मानती थी, उसका काम माना गया। 4 लोगों को सजाए मौत दी गई और खुमैनी अज्ञात जगह चले गए। 14 साल तक गायब रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद रेजा शाह ने एक खुफिया सुरक्षा बल तैयार किया, सावाक। दबी जबान लोग कहते थे कि सावाक को अमेरिका की बैकिंग प्राप्त है। खुमैनी समर्थक उलेमाओं ने जनता के बीच ये बात स्थापित की कि सावाक देश के हालात बिगाड़ने में, लोगों की आवाज़ दबाने में जिम्मेदार है। शाह विरोधी भावनाएं और प्रदर्शन लगातार भड़के। अगस्त 1978 में आबादान में एक आगजनी की बड़ी घटना हुई। 450 लोग मारे गए। सरकार ने सितंबर में मार्शल लॉ लगा दिया। 8 सितंबर 1978 को तेहरान के जालेह स्क्वायर पर धार्मिक प्रदर्शन चालू थे। बताया जाता है कि इन लोगों को हाल ही में लगे मार्शल लॉ के बारे में तब तक पता नहीं था। जो भी हो, सावाक घटनास्थल पर पहुंची और फायर खोल दिया। 100 से अधिक लोग इस दौरान मारे गए। इस दिन को ब्लैक फ्राइडे नरसंहार के रूप में जाना जाता है। इस बीच इत्तेलात अखबार ने वो लेख भी छाप दिया जिसका जिक्र आपको याद होगा हमने शुरू में किया। इस लेख ने भी खुमैनी के पक्ष में और सत्ता के विरोध में भावनाओं को भड़काया। 1978 बीतते बीतते सरकार इस दबाव को झेलने में अक्षम नजर आने लगी। इस बीच मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने 16 जनवरी 1979 को ईरान छोड़ दिया। ईरानी अखबारों ने छापा, शाह चला गया। शाह गए और अपने पीछे शाहपुर बख्तियार नाम के एक कमज़ोर नेता को छोड़ गए। और इधर खुमैनी 14-15 साल के वनवास के बाद ईरान लौटे। आप समझ सकते हैं कि कैसे घटनाक्रम पूरा चला। तेहरान में लाखों लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे। मौका देख ईरान के सशस्त्र बलों ने अपने नॉन अलाइनमेंट को भी जाहिर कर दिया। अब क्या था, जब सशस्त्र बलों का भी साथ मिल गया तो खुमैनी की अगुवाई में ईरान में एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना की गई। इसे ही ईरान की इस्लामी क्रांति का नाम मिला। 1979 में ईरान में रेजा शाही के पतन के बाद खुमैनी के नए नेतृत्व ने इस्लामी गणराज्य की स्थापना के लिए तेजी से कदम उठाए। मार्च 1979 में जनमत संग्रह हुआ। 98% मतदाताओं ने इस्लामी गणराज्य में बदलाव को मंजूरी दी। जनादेश का नतीजा रहा इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान। नए संविधान का मसौदा तैयार किया गया जिसमें खुमैनी सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे। दिसंबर 1979 में अपनाए गए संविधान ने खुमैनी के विलायते फ़कीह सिद्धांत को शासन के आधार के रूप में स्थापित किया। मतलब सभी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं सुप्रीम कमांडर और गार्डियन काउंसिल में समाहित हो गई। नागरिक जीवन में इसका सबसे ड्रास्टिक इफेक्ट महिलाओं के अधिकारों पर पड़ा। काम करने, अपने लिए वकालत करने, तलाक लेने जैसे मामले तो सीमित हुए ही, यहाँ तक कि हिजाब को भी अनिवार्य कर दिया गया। शादी की उम्र घटा दी गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ और पब्लिक प्लेस पर, बस, ट्रेन में भी तमाम ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें नारी के समर्थन में तो नहीं माना गया। महिलाओं को पेशेवर भूमिकाओं से भी बर्खास्त कर दिया गया। घरेलू कामों तक सीमित रखा गया। ईरानी क्रांति ने ईरान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को मौलिक रूप से बदला और मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी एक नया आकार दिया। क्रांति के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और अन्य पश्चिमी देशों के साथ संबंधों में खटास बढ़ी। दूसरी तरफ शाह ने ईरान छोड़ा तो सत्ता बदली। इसी साल शाह इलाज के लिए अमेरिका गए, लेकिन खुमैनी गुट ने इसे रेजा शाह की वापसी की अमेरिकी साजिश के रूप में देखा। 1979 को तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकी राजनयिकों को 44 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया।
हमने तारीख में इसे कवर किया है, आप लल्लन टॉप पर देख सकते हैं। इस नई विदेश नीति का एक और मुख्य सिद्धांत था इजराइल को खत्म करने का संकल्प। नया ईरान फिलिस्तीनी आंदोलन के समर्थन में खड़ा हुआ, तब से आज तक ईरान और इजराइल की ठनी हुई है। इसके सबूत समय समय पर हमें मिलते आए हैं। हालिया घटनाक्रमों से तो आप वाकिफ़ ही हैं, जब ईरान और इजराइल के बीच बात लगातार ड्रोन अटैक तक पहुंच गई है। और क्या है ये हालिया घटनाक्रम? कुछ ऐसे कि एक तरफ है अमेरिका जो कह रहा है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बना रहा है, दूसरी तरफ है ईरान जिसका कहना है कि हम यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रहे हैं और अगर हमारा कोई इस दिशा में, ऊर्जा की दिशा में या किसी और दिशा में कदम है तो इसमें बोलने वाला अमेरिका कौन होता है? ये हमारे मौलिक अधिकारों का, हमारी अखंडता का उल्लंघन है। और इस दिशा में तीसरा पक्ष है इजराइल का, जिससे लगता है कि ईरान उसकी संप्रभुता में दखल दे रहा है। और इन सब के बीच हैं वो लगातार होते ड्रोन अटैक जो बीते दिनों हमने देखे। इजराइल ने 100 से भी ज़्यादा ड्रोन से ईरान के तमाम संस्थानों पर हमला किया। ये बताया जा रहा है कि ये हमले ईरान के अलग अलग परमाणु ठिकानों तक और सैन्य प्रतिष्ठानों तक भी पहुँचे। इसके बाद ईरान की तरफ से भी जवाब आया और अभी भी ये तनाव लगातार तमाम क्षेत्रों में इजराइल और ईरान के बीच बना हुआ है। तो ये तमाम घटनाक्रम हैं जो हाल के हैं, लेकिन ईरान का एक भरा पूरा इतिहास रहा है। सत्ता का बदलना ईरान के लोगों ने देखा है, नियमों का बदलना, नागरिक जीवन का बदलना भी देखा है। ईरान जो पहले रेज़ा शाह पहलवी के दौर को इस देश ने देखा और फिर इस देश ने देखा सत्ता का बदलना और फिर ईरान की वो इस्लामिक क्रांति जिसके बारे में आज हमने विस्तार से बात की। तारीख का ये अंक लिखा है हमारे साथी अनुराग ने। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए किस्से कहानी पर, फिर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।